हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज की आपकी 12वीं ये सीरीज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। जो फसल चक्र है उसका प्राइमरी जो पर्पस है क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि खेत में केवल एक ही फसल उगाना होता है। दूसरा कह रहा है कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना और कीटों के प्रकोप को कम करना। तीसरा है सभी फसलों को एक ही समय पर उगाना। और चौथा है श्रम की आवश्यकता को बढ़ाना। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है। अगर आपको समझ में आए जैसे फसल चक्र क्या होता है, तो फसल चक्र का मतलब होता है कि एक ही खेती को बार बार नहीं करना। जैसे मान लीजिए, जैसे बिहार में क्या होता है कि गेहूं का सीजन है तो गेहूं बोएंगे, फिर धान का सीजन है तो धान बोते हैं, फिर गेहूं का सीजन है तो गेहूं बोते हैं। तो यानी एक ही खेत में एक या दो टाइप के ही क्या होता है कि खेती की जाती है, एक या दो टाइप के ही फसल उगाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन फसल चक्र का मतलब होता है कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फसलों को उन एक ही खेती में उगाना। ठीक है, एक ही खेत में कई प्रकार के जो फसलें होती हैं उसको उगाना। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे राइट जवाब होगा। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना और कीटों को प्रकोप को कम करने के लिए किया जाता है फसल चक्र, यानी जो क्रॉप रोटेशन है उसको लाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इस बार आपने गेहूं का खेती किया तो अगली बार क्या करेंगे, गेहूं का सीजन जैसे खत्म हो तो आप धान ना बो के उसमें क्या होता है कि आप जो बाजरा वगैरह होते हैं या बहुत सारे आइटम्स होते हैं बरसात वाले, तो वो आप बो सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो मिट्टी की उर्वरता होती है वो बनी रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब था। अगला प्रश्न कह रहा है कि टिकाऊ यानी सस्टेनेबल फार्मिंग की एक प्रमुख विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना है। दूसरा कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ उनका उत्पादन करना। या तीसरा कह रहा है केवल निर्यात के लिए उत्पादन करना। और चौथा कह रहा है कि उत्पादन लागत को दोगुना करना होता है। तो जो टिकाऊ खेती आपकी होती है, वो टिकाऊ खेती का मतलब होता है कि जो खेती है वो लंबे समय तक चले। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ उनका उत्पादन करना है। जैसे टिकाऊ खेती का मतलब होता है कि अभी जो संसाधन उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से खेती की जा रही है, जैसे आपका पानी हो गया या मिट्टी जो है, जो आपका खेत है उसमें जो उर्वरकता है उस वो बनी रहे। ऐसा ना करें कि हम एक ही ऐसी खेती करें कि 8 से 10 साल में या 20 साल में ही आपकी जो खेत हो वो क्या हो जाए, बंजर हो जाए। और पानी का इतना दोहन ना कर दिया जाए, ज़मीन से इतना पानी ना निकाल दिया जाए कि नीचे जो पानी का लेयर है वो सबसे नीचे चला जाए। आपको इस तरह की पानी की जो समस्याएं आप देखते होंगे कि इस टाइम भी क्या हो रहा है कि अगर आप पंप सेट वगैरह चलाते हैं, खेतों के लिए पानी निकालते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि उसका जो लेयर है ना बहुत नीचे चला गया है। तो इसका मतलब है कि हमने ज़मीन से इतना ज़्यादा पानी निकाल लिया है। पानी क्या होता है कि आपका रिसाइकल होता है, यानी पेड़ों वगैरह के माध्यम से पानी जो होता है बरसात के मौसम में नीचे जाता है। लेकिन हम पेड़ों की भी कटाई कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम नीचे से पानी भी बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो स्थिरता है, जो सिस्टम चलना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। यानी पेड़ की कटाई के माध्यम से पेड़ के जड़ों के माध्यम से पानी जाता है आपकी ज़मीन में, यानी रिसाइकल होता है। लेकिन अभी क्या होता है कि जंगल वगैरह या पेड़ वगैरह जो भी है वो कट रहे हैं, पेड़ों की जो संख्या वो बहुत कम हो रही है। ऊपर से क्या कर रहे हैं, हम नीचे से बहुत ज़्यादा पानी भी निकाल रहे हैं। तो ये जो होता है ये टिकाऊ खेती के लिए नहीं है। तो टिकाऊ खेती के लिए हमको चाहिए कि हम जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण करें, साथ साथ उसके साथ भी उत्पादन करें। ठीक है, ताकि जो है आने वाली पीढ़ी जो हमारी होगी उसके लिए भी वो जो भूमि है वो सेम तरीके से उपलब्ध है, उनकी उर्वरकता बनी रहे, नीचे जो पानी का लेयर है वो भी बना रहे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण गैर फार्मिंग अर्थव्यवस्था में कौन सी गतिविधियां शामिल नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि गैर फार्मिंग अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला है ग्रामीण हस्तशिल्प और वे निर्माण है। दूसरा है कह रहा है कि ग्रामीण परिवहन और व्यापार है। तीसरा कह रहा है कि कृषि और संबंधित गतिविधियां। और चौथा कह रहा है कि ग्रामीण निर्माण कार्य। तो आपको पता है ग्रामीण कृषि जो क्षेत्र होता है, एक फार्मिंग होती है, एक नॉन फार्मिंग होती है। ठीक है, अब फार्मिंग में क्या होती है, यानी खेती से रिलेटेड चीज़ें आती है। नॉन फार्मिंग में क्या होता है कि खेती से रिलेटेड चीज़ें नहीं आती हैं। तो इसका जो राइट जवाब होगा क्या होगा, नॉन फार्मिंग की ये बात करें तो इसमें क्या होगा कि ये कृषि और संबंधित क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। आपका जो कृषि और संबंधित क्षेत्र वो फार्मिंग से रिलेटेड यानी खेती से संबंधित आता है। ठीक है, और फार्मिंग और नॉन फार्मिंग आपको पता है कि दो आपके ये जो कंसेप्ट है वो चलते हैं। और आपका ग्रामीण हस्तशिल्प निर्माण है, परिवहन व्यापार है, और ग्रामीण
निर्माण काम जो है वो आपके गैर फार्मिंग अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होते हैं, जबकि कृषि और संबंधित क्षेत्र जो होते हैं आपके फार्मिंग सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, आई होप आपको अभी तक याद भी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑफ फार्मिंग आजीविका का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑफ फार्मिंग की बात कर रहा है। ठीक है, एक नॉन फार्मिंग होता है और एक ऑफ फार्मिंग होता है। तो नॉन फार्मिंग क्या होता है आपको पता है, और ऑफ फार्मिंग क्या होता है ये भी आपको पता है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि अपने खेत में सब्जियों को उगाना, स्थानीय कारखानों में मजदूरी के लिए काम करना, अपने खेत के पास एक छोटी सी दुकान चलाना, या अपने खेत में जैविक खाद बनाना। तो यहाँ पे ऑफ फार्मिंग की बात कर रहा है। ऑफ फार्मिंग आपको पता है कि क्लासेस में आपने अच्छे से किया हुआ है कि ऑफ फार्मिंग जो होती है और नॉन फार्मिंग जो होती है, एक तो खेती से रिलेटेड होती है। खेती से रिलेटेड में भी क्या होता है कि एक जो खेती से डायरेक्ट जैसे किसान जुड़ा हुआ हो तो फार्मिंग सेक्टर में आ गया, लेकिन एक नॉन फार्मिंग और ऑफ फार्मिंग जो आपका जाता है, एक जो होता है उसमें कि जैसे आप कोई ट्रैक्टर वगैरह चला रहे हो तो कृषि से तो जुड़ा हुआ है लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे जो अच्छा उदाहरण क्या है, तो स्थानीय कारखानों में मजदूरी करना, ये जो आपका होगा ऑफ फार्मिंग का सबसे अच्छा उदाहरण होगा। यहाँ पे जैविक खाद की बात करें तो जैविक खाद का मतलब आप खेत के लिए ही तो खाद बना रहे हैं, तो ये आपका ऑफ फार्मिंग सेक्टर में आएगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ऑफ फार्मिंग का मतलब होता है कि खेतों से उसका कोई रिलेटेड नहीं होता है, कृषि वगैरह से उसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे खेत में सब्जियों को उगाना, ये भी आपका फार्मिंग सेक्टर में आएगा। ठीक है, अपने खेत के पास एक छोटी सी दुकान चलाना, तो ये भी आपका फार्मिंग सेक्टर में आएगा, लेकिन ये डायरेक्ट तरीके से नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गैर फार्म आजीविका का मुख्य लाभ क्या है, खासकर किसानों के लिए। ठीक है, यहाँ पे गैर फार्मिंग की बात करें तो इसका मुख्य लाभ क्या है, खासकर किसानों के लिए पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह उच्च शिक्षा के बिना शुरू नहीं किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि यह कृषि आय के जोखिम को कम करता है। तीसरा कह रहा है कि यह केवल सरकारी नौकरियों से संबंधित है। और चौथा कह रहा है कि इसे शुरू करने के लिए कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब ऑफ फार्मिंग की हम बात करते हैं तो आपको पता है कि यानी खेती से इसका संबंध कोई नहीं होता है। ठीक है, और जो गैर फार्मिंग गतिविधियाँ होती हैं उसमें क्या आता है कि जो खेती से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे खेती में आपको पता है कि जो जोखिम बना रहता है कि अगर बारिश हो गई या बाढ़ आ गया तो फसल बर्बाद हो जाती है। इससे क्या होता है कि किसान की इनकम पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। लेकिन वही अगर गैर फार्मिंग गतिविधियों में, एक्टिविटीज़ में वो रहता है तो उसका क्या होता है कि उसकी जो आय की जो स्रोत होता है वो बने रहता है। जैसे वो कोई अगर शॉप वगैरह डाल रहा है तो उससे जो होता है कि उसकी इनकम जनरेट होगी। इसके साथ ही साथ अगर वो कोई किसी कारखाने वगैरह में भी काम कर रहा है तो इससे भी उसकी इनकम जनरेट होती है। तो ये क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। यह कृषि आय के जोखिम को कम करने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम किस प्रकार की आजीविका को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं हैं। दूसरा कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम और उद्यमिता से संबंधित है। तीसरा कह रहा है कि केवल बड़े कॉरपोरेट फॉर्म से संबंधित है। और चौथा कह रहा है कि केवल शहरों में विनिर्माण इकाइयों से संबंधित है। तो आपको पता है हमने क्लास में अच्छे से किया हुआ था कि जो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है वो किस प्रकार की आजीविका है, तो वो है आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम और उद्यमशीलता को बढ़ाने का काम इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर फार्म आजीविका गतिविधि का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे गैर फार्मिंग की बात करें यानी खेती से इसका कोई संबंध नहीं होगा। मछली पकड़ना, दूध का उत्पादन करना, मिट्टी के बर्तन बनाने या धान की कटाई करना। ठीक है, तो आपको अगर मछली पकड़ना की बात करें तो ये आपका फार्मिंग सेक्टर से आता है। ठीक है, यानी खेती वगैरह में क्या कहते हैं, जैसे अगर जो किसान होता है मछली खेती वगैरह भी करता है और साथ ही साथ पशुपालन आपका कृषि से संबंधित होता है, तो ये भी नहीं हो। दुग्ध उत्पादन भी आपका जो है पशुपालन से संबंधित होता है। ठीक है, और धान की कटाई आपका डायरेक्ट ही खेती से संबंधित है। तो आपका बचा ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा जो होगा मिट्टी के बर्तन बनाना, ये जो है आपका गैर फार्मिंग आजीविका का स्रोत है। ठीक है, मिट्टी बनाना किसी भी प्रकार के खेतों वगैरह से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये एक तरह का बिजनेस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आजीविका विविधीकरण यानी लिवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन का अर्थ क्या है। तो पहला है कि एक ही फसल पर निर्भरता रहना। दूसरा कह रहा है कि
आय के एक से अधिक स्रोतों को अपनाना, तीसरा कह रहा है कि केवल मजदूरी पर निर्भर रहना, और चौथा कह रहा है कि एक ही बाजार में उत्पादन को बेचना। तो आपको पता है कि आय में विविधीकरण का मतलब है कि भिन्न भिन्न टाइप के जो जॉब्स होते हैं उनको करना, ठीक है। जैसे आपके पास एक ही स्किल ना होकर कई टाइप्स की स्किल हो, जैसे आप स्टूडेंट भी हो, आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो, और कोई दिहाड़ी मजदूरी भी कर सकते हो, सॉफ्टवेयर का भी काम कर सकते हो, कंप्यूटर का भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कि आजीविका में विविधीकरण, ठीक है। आप टीचिंग का भी काम करा सकते हो, या कोई भी मतलब काम होता है, बहुत सारे काम आपको आते हैं, ठीक है। तो आजीविका विविधीकरण का अर्थ क्या है, तो आय के एक से अधिक स्रोतों को अपनाना, यानी एक लिमिटेड स्रोत ना होकर, जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वही आपका स्रोत ना हो, आप चाहें तो कोई और भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो एक से अधिक जो काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसकी आजीविका का विविधीकरण इसका मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में मौसमी प्रवास यानी सीजनल माइग्रेशन का मुख्य कारण क्या है। सीजनल माइग्रेशन का मतलब है कि एक खास पर्टिकुलर टाइम में लोग जो क्या करते हैं, गांव से शहरों की तरफ पलायन करते हैं। तो वो क्या है पूछ रहा है, कह रहा है कि कृषि के खाली समय में मौसम में रोजगारों के अवसरों की कमी, तीसरा कह रहा है कि गांव में रहने की लागत का अधिक होना, चौथा कह रहा है कि गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रचुरता है, या किसानों के लिए बाजार संपर्क का मजबूत होना है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मौसम प्रवास का मतलब है कि एक खास पर्टिकुलर टाइम में, एक खास पर्टिकुलर मौसम में क्या करते हैं, सीजन में लोग जाते हैं गांव से शहर की तरफ पलायन करते हैं। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा, कृषि के खाली मौसम में रोजगार के अवसरों की कमी। आपको पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में आता है वहाँ पे इनकम का जो मेन स्रोत क्या होता है, खेती होती है, ठीक है। तो खेती जब होती है तो वो सीजनल होता है उससे, और जब खेती होती है तभी आपको क्या होता है कि गांव में काम मिलता है। उसके बाद जैसे ही सीजन खत्म होता है वहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको काम नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या करते हैं किसान की, जब खेती वगैरह के काम खत्म हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि गाँव से शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गैर फार्मिंग क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के लिए ग्रामीण आबादी के लिए कौन सी मानव पूंजी सबसे महत्वपूर्ण होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मानव पूंजी जो होती है, कैपिटल जो ह्यूमन कैपिटल होती है वो अलग होती है, आर्थिक पूंजी अलग होती है, सामाजिक पूंजी जो होती है वो अलग होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मानव पूंजी की सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है, ठीक है। गैर जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे, ठीक है। तो विशाल भूमि का स्वामित्व है, या विशिष्ट व्यावसायिक और तकनीकी कौशल है, केवल पारिवारिक विरासत है, या केवल फसल काटने का अनुभव है। तो आपको पता है कि जो मानव पूंजी होती है उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, आपका ज्ञान, आपका कौशल, आपका स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, ठीक है। आपकी स्किल उसमें सम्मिलित होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा, विशिष्ट व्यावसायिक और तकनीकी कौशल जो है मानव पूंजी का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण इसमें है, ठीक है। इसमें आपको पता है जैसे आपके पास कोई स्किल है, जैसे कोई टीचर है तो उसकी अलग स्किल है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसके पास अलग स्किल है। तो ये जो उसकी स्किल है वो क्या है, उसकी मानव पूंजी। आपका जो हेल्थ है वो आपकी मानव पूंजी है। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आपके शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, तो ये भी आपकी पूंजी है, यानी ये भी आपकी कैपिटल ही है, ठीक है। तो ये मानव पूंजी में सम्मिलित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा, ठीक है। तो ये आज के आपके 10 प्रश्न हो गए, और आज ने आपने 10 में से कितने प्रश्नों को सही किया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।